हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे AIPMT 2015 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज इज। तो हमें कुछ स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज दी हुई है और पूछा है कि करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर को देखें ज़रा, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। NB है हमारा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और NA है हमारा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर केमिकल स्पीसीज हमें क्या दे रखी हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो केमिकल स्पीसीज हमें कुछ सेम सी दे है। O2 माइनस है, O2 2 प्लस है और O2 प्लस है। अगर हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो O2 में हमारा 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 मॉलिक्यूल में हमारे 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और O2 2 प्लस में 2 कम हो जाएंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और O2 प्लस में हमारा 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, अगर हम यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम O2 की बात करें तो O2 में वैलेंस मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सिग्मा 2pz 2 पाई 2px पाई 2py 4 और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में हो जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है तो कहाँ जाएगा वो पाई स्टार 2px में जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी सिग्मा 2pz 2 पाई 2px पाई 2py 4 और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पाई स्टार 2px में एंटी बॉन्डिंग में 2 हो जाएंगे और पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा हमारा, तो 1/2 4 + 2 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 इसमें एंटी बॉन्डिंग हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा 1.5। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर O2 2 प्लस में देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो हमारी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 to 6 एंटी बॉन्डिंग जो है वो 0 हैं, वैलेंस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। और O2 प्लस में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आएगा सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py 4 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि किसमें होगा, पाई स्टार 2px में। अगर यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 हो गए हैं और एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर 1 हो गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 2.5।
तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो O2 2+ में है। सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो O2 2+ में है, और उससे कम जो बॉन्ड ऑर्डर है वो O2 2+ में है 2.5, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर जो है वो O2 माइनस में है। तो हमारा जो ऑर्डर है वो ये हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से आएगा हमारा। O2 माइनस में सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर, O2 प्लस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, और O2 2+ में सबसे उससे भी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो O2 माइनस में तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नाउ ये क्वेश्चन भी AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। कह रहा है कि इनमें से किस ग्राफ की हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन, तो अरेनियस इक्वेशन क्या होती है? अरेनियस इक्वेशन होती है K = A e⁻⁻⁻ EA/RT। यहाँ पर अगर हम सारे वेरिएबल की बात करें तो K क्या है? रेट कांस्टेंट है। A अरेनियस कांस्टेंट है, इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, अरेनियस कांस्टेंट। और EA हमारा यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है। और R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। T यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन। तो केल्विन स्केल पर टेम्परेचर को यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे? टेक नेचुरल लॉग बोथ साइड। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी ln K = ln A। E और नेचुरल लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फाइनली हमारा बच जाएगा -EA/R × 1/T। तो यहाँ से इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए जब हम इसे बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ln K वर्सेस 1/T। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ln K वर्सेस 1/T, तो इधर हमारा y एक्सिस पर हम ln K लेंगे और x एक्सिस पर हम 1/T लेंगे। तो जो हमारा ये पॉइंट होगा, इंटरसेप्ट जो होगा वो ln A हो जाएगा इंटरसेप्ट, और इसका जो स्लोप आएगा -EA/R। तो इसमें इस इक्वेशन में, अरेनियस इक्वेशन में, हमारा जो इंटरसेप्ट हो जाता है, इंटरसेप्ट जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है ln A, और जो स्लोप आएगा हमारा वो -EA/R आएगा। ठीक है, तो अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, कैलकुलेट करनी होगी, जो कि R कांस्टेंट है, तो अगर हमें स्लोप पता है ग्राफ का तो हम यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो EA जो आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो आएगी वो आएगी नेगेटिव स्लोप × R। तो यहाँ पर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो ln K वर्सेस 1/T किया, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।
नाउ ये क्वेश्चन भी AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस। तो कह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एजॉक्सीबेंजीन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एजोबेंजीन, थर्ड ऑप्शन एनिलीन और फोर्थ ऑप्शन पैरा अमीनो फिनोल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर जो होती है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गई। तो जब भी हम इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, जब भी हम इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, तो इसका नाइट्रोबेंजीन का जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक वीकली एसिडिक मीडियम, जहाँ पर हम डाइल्यूट एसिड यूज़ करेंगे, और एक स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, जहाँ हम कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करेंगे। तो जब भी हम नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है वो दो तरीके से किया जा सकता है, या तो वीकली एसिडिक मीडियम में किया जा सकता है या स्ट्रांगली एसिडिक। तो जब भी हम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में वीकली एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो हमारा जो बनता है वो बनता है एनिलीन। और जब भी हम इसको स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है NaOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन हमारा यहाँ पर बनता है। ये बाद में रीअरेंज हो जाता है, यहाँ पर इसमें रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट होकर ये हमारा बना देगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड NH2OH। तो अगर इसका हम कॉमन नेम करेंगे तो ये हो जाएगा पैरा अमीनो फिनोल, पैरा अमीनो फिनोल, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन के रीअरेंजमेंट पर। तो जब भी हम नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, मतलब रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में करेंगे, तो यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा, जो कि बाद में रीअरेंज होकर पैरा अमीनो फिनोल बना देगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। 3 कंपाउंड हमें यहाँ पर दिए हैं। पूछ रहा है हाइपर कंजुकेशन अकर्स इन, तो पूछा है कि हाइपर कंजुकेशन किस में होगा। तो हाइपर कंजुकेशन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हाइपर कंजुकेशन, इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर बेकर नेतन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और हाइपर कंजुकेशन मेनली अकर्स इन कार्बोकटाइन्स एंड फ्री रेडिकल्स। तो हमें जो ऊपर 3 कंपाउंड या 3 स्पीसीज दिए हैं वो 3 फ्री रेडिकल्स हैं। और कंडीशन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है हाइपर कंजुकेशन के लिए, कंडीशन फॉर हाइपर कंजुकेशन जो है वो है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है हाइपर कंजुकेशन के लिए। तो अगर हम अपने फर्स्ट
कंपाउंड को देखें जो कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है एक तरफ, यहाँ पर CH रेडिकल है और इस CH रेडिकल से बेंजीन रिंग अटैच्ड है। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन है और यहाँ पर ये जो है अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है। तो अगर यहाँ पर देखें तो इस अल्फ़ा कार्बन पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है और ये इस बेंजीन रिंग वाली अल्फ़ा कार्बन पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इस कंपाउंड में या इस रेडिकल में हमारे पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी, तो इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। सेकंड जो हमें दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 3 बेंजीन रिंग है, PH मतलब बेंजीन रिंग, PH वैसे फिनाइल रिंग होती है और फिनाइल ग्रुप होता है और ये बेंजीन रिंग से होता है। तो यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग जो है वो अटैच्ड है और यहाँ पर इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल। अगर यहाँ पर भी देखें 3 अल्फ़ा कार्बन्स हैं हमारे पास, 3 अल्फ़ा कार्बन्स हैं, ये अल्फ़ा कार्बन है, 3 अल्फ़ा कार्बन पर अल्फ़ा कार्बन है पर तीनों के पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं तो कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं, तो सेकंड में भी कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसको और चेक कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर ये रेडिकल है इस कार्बन और यहाँ पर ये CH3 है। तो ये जो कार्बन है ये वाली, ये अल्फ़ा कार्बन है और इस अल्फ़ा कार्बन पर अगर हम इस कार्बन की वैलेंसी देखें तो एक इस कार्बन पर इधर है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक वैलेंसी बच गई, वो वैलेंसी पूरी कर रहा है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये हमारी अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गई और अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ये क्या शो करेगा, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। तो हमारा थर्ड में हाइपर कंजुगेशन है, फर्स्ट और सेकंड में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। पूछा है कि इन 4 प्रोसेस में से किस में ऑक्सीडेशन जो है आयरन का इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है आयरन का। पहला ऑप्शन है डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन। सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ FeCO फ्रॉम Fe। थर्ड ऑप्शन है लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम स्टीम बाय आयरन एट हाई टेम्परेचर। और फोर्थ ऑप्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन सीड्स। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमने आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराई। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, इसकी रिएक्शन जब भी हम कराएंगे कॉपर सल्फेट के साथ आयरन की, तो हमें पता है कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बनाएगा और साथ में कॉपर बनेगा। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कॉपर की +2 है कॉपर सल्फेट में, फिर आयरन की +2 हो जाती है और कॉपर 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आयरन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से आयरन जो है वो +2 में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का। सेकंड में अगर हम देखें तो आयरन की रिएक्शन 5 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर हमारा FeCO5 बनेगा। तो CO जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड की वजह से जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 रहेगी। पहले भी आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो 0 थी और अभी भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन
नहीं हुआ है, नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, नो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। तो आयरन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। थर्ड ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो इसमें आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ कराई है हाई टेम्परेचर पर, तो क्या मिलेगा हमें, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स मिलता है Fe2O3 और FeO। Fe2O3 में फेरिक ऑक्साइड में आयरन +3 में होता है, FeO फेरस ऑक्साइड में आयरन +2 में होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व होती है। तो यहाँ भी आयरन का जो ऑक्सीडेशन है वो हो गया है, आयरन +0 से +3 में ऑक्सीडाइज हो गया है, और 0 से ही वो ऑक्सीडाइज हुआ है +2 में। फोर्थ ऑप्शन में अगर हम रस्टिंग की बात करें तो रस्टिंग जो होती है वो ऑक्सीजन गैस और मॉइस्चर के प्रेजेंस में होती है, और हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है। और जो रस्टिंग है आयरन की वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पर आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से आयरन +3 स्टेट में ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ भी आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है 0 से +3 में। तो रस्टिंग में भी आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, जब हम उसकी स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, उसमें भी उसका ऑक्सीडेशन होता है। कॉपर सल्फेट के साथ जब हम आयरन की रिएक्शन करते हैं तो भी वहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें आयरन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आयरन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है।